नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आबकारी आयुक्त ने ली संभागीय समीक्षा बैठक, ठेका व्यवस्था पर हुई परिचर्चा। सोहागी बस हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, एक्सपर्ट तलाशेंगे हादसे की वजह। गरीबों के आशियाने पर चला रेलवे का बुलडोजर, कई मकान हुए जमींदोज। खबरें अब विस्तार से। सोहागी बस हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, बड़ा सवाल अब तक आरटीओ पर कार्यवाही क्यों नहीं। 10 दिनों में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट, घटना के दोषी भी जांच टीम में हुए शामिल। संभागायुक्त एवं एडीजी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने दिया धरना। आपको बता दें कि जिले के सोहागी पहाड़ बस हादसे के एक सप्ताह बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच की जिम्मेवारी अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को सौंपी गई है। जांच के दौरान बार बार एक ही जगह दुर्घटना होने की वजह तलाशने के लिए एक अतिरिक्त कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी में जिम्मेदार अधिकारियों के साथ विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। ये कमेटी 10 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं इस घटनाक्रम के सबसे बड़े दोषी परिवहन अधिकारी पर अब तक कार्रवाई न होना प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि सभी को पता है कि दुर्घटनाग्रस्त बस में निर्धारित मात्रा से कई गुना ज्यादा लगभग 130 सवारियां बैठी थी। आपको बता दें कि अभी तक इस हादसे की कार्यवाही की गाज किसी पर भी नहीं गिरी है और 15 लोगों की मौत के बाद इनके कान में जू तक नहीं रेंगी। बहरहाल कागजों में सही, लेकिन एक जांच कमेटी जरूर बना दी गई है। इसमें भी किसी दोषी को सजा मिलेगी या कोई दोषी पाया जाएगा, ऐसा ही संभावना कम ही है। वहीं निष्पक्ष जांच को लेकर 6 घंटे तक कांग्रेस पार्टी ने दिया धरना। मांगों का निराकरण न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। वहीं आपको बता दें कि सोहागी पहाड़ में हुई हृदय विदारक बस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर त्योतर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रमाशंकर सिंह पटेल ने संभागीय कमिश्नर कार्यालय के समक्ष गुरुवार को एक दिवसीय उपवास करते हुए धरना देकर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है। सुबह 10 बजे से लेकर सायंकाल 4 बजे तक लगातार उपवास और धरना जारी रहा। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू सहित जिले के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा प्रदेश प्रभारी धरना स्थल पर बैठे रहे। प्रस्तुत है कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। ये धरने में बैठे हैं। आज का जो ये उपवास और धरना है, ये अभी आप लोगों के संज्ञान में है कि जो 21 तारीख को सोहागी पहाड़ पर एक बड़ी बस दुर्घटना हुई है, जिसमें 15 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, वो सारे के सारे लोग हैदराबाद में मजदूरी करते थे और वापस बिहार और उत्तर प्रदेश अपने अपने गांवों को जा रहे थे। और इस धरने की बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसमें एमपीआरडीसी और हमारे यहाँ का परिवहन विभाग, हमारे चाक घाट में टोल परिवहन चेक पोस्ट भी है, बंसल का टोल प्लाजा भी लगा हुआ है वहाँ पर, और जितनी सड़कें निर्मित हुई हैं पिछले 4-5 सालों में, चाहे तो चाक घाट मनगमा से चाक घाट हो या रीवा से हनुमना हो, उन सारी सड़कों की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही ख़राब है। और जो बस में लोग बैठे थे उनकी संख्या 100 से ज़्यादा थी। तो ये हमारी मांग है कि जिन लोगों की गलतियों की वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, उन पर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो और एक निश्चित समय सीमा पर इस रोड का निर्माण हो, प्रॉपर इंडिकेशन बने, उसमें प्रॉपर ब्रेकर बने, जो भी मापदंड हैं एमपीआरडीसी के उनका पालन कराया जाए। इसलिए आज हम लोग एक दिन के उपवास और धरने पर बैठे हुए हैं। टीआरएस कॉलेज के 3 तत्कालीन प्राचार्यों को न्यायालय ने दिखाया जेल का रास्ता। करोड़ों रुपए के घोटाले में 3 प्राचार्य सहित 19 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। आपको बता दें कि ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय के 3 तत्कालीन प्राचार्य को आज न्यायालय में 10 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे गए तीनों आरोपियों के ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले का प्रकरण ईओडब्ल्यू में दर्ज किया गया था, जिसका मामला पहली चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। इस पूरे मामले को लेकर ईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर प्रवीण चतुर्वेदी ने बताया कि ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय में पारिश्रमिक एवं मानदेय में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था, जिसकी एफआईआर 2020 में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी। इस पूरे मामले में प्राचार्य एवं प्रोफेसर सहित 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आज पहली चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई, जिसमें न्यायालय के द्वारा तत्कालीन प्राचार्य
रामलला शुक्ला, एसयू खान एवं सत्येंद्र शर्मा को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि टीआरएस कॉलेज में प्राचार्य रहे रामलला शुक्ला के खाते में महाविद्यालय में पारिश्रमिक एवं मानदेय के नाम पर लगभग 1,39 लाख रुपए जमा किए गए थे। इसी तरह से एसयू खान के खाते में 50 लाख व सत्येंद्र शर्मा के खाते में 40 लाख की राशि जमा करने की बात कही गई है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रोफेसरों के खाते में भी पैसा जमा किया गया, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है। बता दें कि महाविद्यालय में हुए घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू के द्वारा आज पहली चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई थी, जिसमें न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तीनों तत्कालीन प्राचार्यों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इनके अतिरिक्त अन्य आरोपियों के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू की टीम जल्द ही चार्जशीट पेश करेगी। बता दें कि तीनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। प्रस्तुत है ईओडब्ल्यू के इंस्पेक्टर प्रवीण चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज आपने चालान पेश किया है कि टीआरएस कॉलेज में जो घोटाला हुआ था उसमें कितने लोगों को आरोपी बनाया गया और क्या मामला? आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा में अपराध क्रमांक 32/20, जिसमें टीआरएस कॉलेज में पारिश्रमिक एवं मानदेय अवैधानिक अध्यादेशों के माध्यम से करोड़ों रुपए प्राचार्यों एवं अन्य प्राध्यापकों द्वारा एवं अन्य स्टाफ द्वारा लिए जाने का मामला संज्ञान में आया था। इस पर एफआईआर की गई, जिसकी पहली चार्जशीट 19 व्यक्तियों के विरुद्ध इसमें एफआईआर की गई। आज उसका पहली चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें 3 आरोपी थे, डॉक्टर रामलला शुक्ला, डॉक्टर एसएन शर्मा, डॉक्टर एसयू खान। ये तीनों पूर्व प्राचार्य हैं और इनको माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा 10 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया और मामले की पैरवी ईओडब्ल्यू की तरफ से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सचिन द्विवेदी ने की और माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है। रेलवे का चला बुलडोजर, कई घरों को किया गया जमींदोज। रेलवे की भूमि पर वर्षों से रह रहे थे लोग। पीड़ितों ने लगाया गलत कार्यवाही का आरोप। रेलवे के निर्माण में बन रहे थे बाधा, सूचना के बाद भी नहीं खाली कर रहे थे जमीन। आपको बता दें कि जिले में इन दिनों ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त कार्य के बीच में चौराहा बिंद विहार कॉलोनी में 2 दशक से जमे लोगों के घरों पर रेलवे ठेकेदार ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। दरअसल ये लोग रेलवे की शासकीय जमीन पर विगत 20 वर्षों से घर बनाकर रह रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। वर्षों से रहने के बाद भी उन्हें कहीं आवास नहीं मिला है। कुछ लोगों ने तो बताया कि जमीन खरीद कर भी घर बनाए गए हैं, लेकिन उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। न तो किसी प्रकार की नोटिस दी गई और न ही कोई सूचना। ठेकेदार के द्वारा गुंडाई करते हुए गाली गलौज की जा रही है। वहीं ठेकेदार के कर्मचारियों ने बताया कि यह भूमि रेलवे की शासकीय भूमि है, जिसको खाली करने के लिए पूर्व में कई बार नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी इन भवन स्वामियों द्वारा जबरन शासकीय भूमि पर कब्जा कर भवन का निर्माण करके निवास किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि रेलवे निर्माण के दौरान ये सभी मकान बाधा बन रहे थे, जिसके चलते आज इन्हें जमींदोज किया गया है। प्रस्तुत है पीड़ितों से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, कलावती। यह तो घर तोड़ा जा रहा है। अरे घर और इतना गिरा दी ना, क्या पता घर छोड़ा था कि तोड़ा था। मुआवजा वगैरह भी दिया गया रेलवे द्वारा? कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं दिया गया? नहीं। नोटिस वगैरह कुछ नहीं आई। नोटिस आई है आपके पास? नहीं आई। कोई नोटिस नहीं? नहीं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? अरे हम 30 साल से हैं। यहाँ रह रही हैं? हाँ। नोटिस नहीं आई? नहीं, ये हासिल बोर्ड नहीं बना था तब पहले मैं आ गई थी यहाँ। मेरे आगे ये बना है कॉलोनी। आज घर गिराया जा रहा है। हाँ, घर मेरा गिराया जा रहा। कल्लू तिवारी। क्या समस्या है? समस्या मेरा मकान गिराया जा रहा है। कहाँ घटना? मेरा घर यही सामने है। कौन गिरा रहा है? ये रेलवे वाले मुआवजा नहीं दे रहे हैं? मुआवजा नहीं दे रहे, सरकारी है सर। मैं गरीब आदमी हूँ, आज 20 साल से रह रहा हूँ और मेरा कोई जो है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा टका नहीं है। मुझसे पैसा भी खा लिया पुर के सामने और मेरा घर भी गिराया जा रहा कितने है। साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ, मैं 20 साल से सर। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं मैं रेलवे विभाग हूँ, मैं मार चोट दूंगा सब। तो क्या चाहते क्या है? मैं चाहता ये हूँ कि मेरे को ज़मीन की जगह पे ज़मीन दी जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं? आप कहाँ रहेंगे? आपका घर में? अब कहाँ रहेंगे सर? अब ये तो शासन दे
या मैं कहाँ जाऊंगा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इनको कहाँ लेके जाऊंगा? कितने लोग रास्ते में रहते हैं? मेरे पास 10 आदमी बच्चे मिला के, ये छोटे छोटे बच्चे। मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है कल्लू तिवारी। तो आपको 1 रुपया नहीं मिला? कोई रुपये नहीं मिला, बिना नोटिस के घर बिना नोटिस का घर गिराया और मेरे को धमकी दी जा रही है। 1.5 सैकड़ा से अधिक नाबालिगों की तलाश में दर्जन भर राज्यों में चलेगा सर्च ऑपरेशन। जिले से लापता बच्चों के परिजनों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पुलिस अब पूरे देश में सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 3 अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों से लापता नाबालिगों को बरामद करके पुलिस वाले उनके घर वालों को सुपुर्द करेंगे। चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में 163 लड़के और लड़कियों की लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। पूर्व में 2 अभियानों में बड़ी संख्या में नाबालिगों को बरामद करने के बाद अब पुलिस अभियान का तीसरा चरण नवंबर से शुरू किया जा रहा है। देश के दर्जन भर राज्यों में 163 नाबालिगों की बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी करते हुए अभियान में सभी थानों को पुलिस लाइन से अतिरिक्त वाहन व डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। उस दिन जानकारी एकत्र करके दूसरे सुबह पुलिस टीमें रवाना की जाएंगी। आपको बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा लौर थाना क्षेत्र से 12 नाबालिग गायब है। इसके अतिरिक्त बैकुंठपुर व पनवार से 11, मनगवा से 10, नई गढ़ी से 10, सिविल लाइन से 9, विश्वविद्यालय से 8, सोहागी से 6, मऊगंज कोतवाली से 6, समान से 6, सिमरिया से 5, सिरमौर से 4, गोविंदगढ़ से 3, चाक घाट से 2, रायपुर कचुलियान थाने से 2, जने से 2, अमैया, तरैला, सगरा, डभौरा थाने से 1 नाबालिग गायब हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आइए सुनते इस संबंध में अनिल सोनकर एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक मुस्कान अभियान के तहत 1 सप्ताह का एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें जो बालक बालिकाएं गुमी हुई हैं और उनकी दस्तयाबी के लिए ये प्रयास होगा। इसके लिए सभी थानों से जिनके यहाँ ये प्रकरण लंबित हैं, वो एक टीम बना करके जहां संभावित स्थल है वहां जाएंगे और उनकी तलाश करेंगे और एक दस्तयाबी का ये अभियान चलेगा। ये कल से चालू हुआ है और प्राय सभी थानों से एक टीम दस्तयाबी के लिए रवाना है। ये कुछ जो है राजस्थान में लोकेशन मिले हैं, कुछ की संभावना जो है गुजरात सूरत की है और इसी तरह अन्य राज्य हमारे इससे लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। यहाँ भी कुछ बच्चियों के प्रेम प्रसंग में जाने की खबरें हैं, जिसमें टीम रवाना है और उनको दस्तयाब करके लाएंगे और उसके बाद जो नया अपडेट आएगा वो आपको अवगत कराएंगे। आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव द्वारा रीवा और शहडोल संभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक आज ली गई। इस दौरान दोनों संभागों के 7 जिलों के आबकारी अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा शराब निकासी और बिक्री सहित आगामी वर्ष 2023-24 में होने वाले शराब ठेके के संबंध में चर्चाएं की गई। इस दौरान शराब ठेकेदारों को पोर्टल में आने वाली समस्याओं से संबंधित भी जानकारी ली गई। साथ ही ठेकेदारों द्वारा की गई शिकायतों का भी निराकरण किया गया। बैठक के दौरान रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जिले के आबकारी अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 5 घंटे तक चली समीक्षा बैठक के दौरान आबकारी आयुक्त ने बिंदुवार अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही शराब ठेकेदारों द्वारा अलग अलग दर पर बेची जा रही शराब से संबंधित जानकारियां भी ली गईं। आइए देखते हैं बैठक की एक झलक। रीवा संभाग का एक और बड़ा कार्यालय रीवा से समाप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर समाज सेवी एवं अधिवक्ता बीके माला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजकर उक्त कार्यालय को पुनः संचालित कराने की मांग की है। रीवा संभाग क्षेत्र का एक बड़ा कार्यालय जो पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के संरक्षण, संवर्धन, पुरोहितों आदि के प्रोजेक्ट तैयार करने वाला विभाग था, उसे पूर्णतया रीवा मुख्यालय से भोपाल वापस बुला लिया गया है।
क्या विभाग बंद किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इस संबंध में पत्र प्रेषित करते हुए बीके माला एडवोकेट ने बताया कि पूर्व में मेरे द्वारा विधायक मनगांव रहते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पत्र लिखा था। 2007 में विधानसभा में गूंजा ये मामला। 2007 की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि विभाग का सुदृढ़ीकरण एवं विकास किया जाएगा, लेकिन तोड़ा नहीं जाएगा। परंतु अधिकारियों ने विधानसभा के आदेश को नजरअंदाज करते हुए उसे तोड़ दिया और कार्यालय कर्मचारी अधिकारियों को वापस बुला लिया गया, जो मूल विभाग भोपाल में है। आइए सुनते हैं इस संबंध में समाज सेवी एवं अधिवक्ता बीके माला से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए यार, ये पत्र किसे सौंप रहे हैं आप? ये माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को एक पत्र हम प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें रीवा संभाग का एवं विंध्य क्षेत्र का एक ऑफिस रीवा में लगती थी, जो अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के परिसर में लग रही थी। उसका नाम था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन शाखा इफ्को, उसका शॉर्ट का नाम इफ्को, जो मध्य प्रदेश में जिसके 2 कार्यालय थे। एक शहरी क्षेत्र में भोपाल कार्यालय था और समूचे ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कहा जाए कि विंध्य क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र का कार्यालय रीवा विश्वविद्यालय परिसर में लगता था। इस विभाग का काम था कि जो तालाबों की पर्यावरणीय संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्लानिंग बनाने का काम, रोड मैप बनाने का काम, प्लानिंग करने का काम इस विभाग का हुआ करता था। पर्यावरण के संरक्षण में इस विभाग का अद्वितीय काम था। आज जो रानी तालाब है, रानी तालाब का रोड मैप इन्होंने इसके द्वारा तैयार किया गया, प्लान तैयार किया गया। साथ में अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय तालाब का किया गया, रतहरा तालाब का किया गया, बीहर बिछिया का किया गया, सिमरिया के क्षेत्र में बहुत सारे सरोवरों का प्लान तैयार किया गया। इसी प्रकार बहुत सारे पर्यावरणीय संरक्षण और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के द्वारा काम किए जाते थे। साथ ही रीवा के बहुत सारे धार्मिक चिरहुलानाथ मंदिर का प्रोजेक्ट इनके द्वारा तैयार किया गया। इस प्रकार ये विभाग का काम हुआ करता था। वर्ष 2000 इसकी स्थापना 1982 में भोपाल में हुई थी और ग्रामीण क्षेत्र के रूप में रीवा में इसकी स्थापना हुई थी। साथ में 2007 में 18-19 मार्च को विधानसभा में एक अधिकारी के हस्तांतरण होने पर और कार्यालय के बंद होने पर लिखित एक पत्र आया था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बंद हो जाएगा, जिसमें सत्र 2007 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में हमारे रीवा संभाग के और रीवा जिले के सभी विधायकगण, सम्मानित विधायकगणों ने इस मामले को उठाया था, जिसमें माननीय विधायक गिरीश गौतम जी का ये पत्र है। गौतम जी ने इस पत्र को, जो मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने पत्र लिखा था। ये पत्र की हमारे पास कॉपी है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन शाखा रीवा इफ्को ग्रामीण को यथास्थित संचालित करने बाबत इस आशय का माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने तत्कालीन उस समय विधायक के पद दायित्व में थे, तो आपने लिखा था इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि न तोड़ा जाए। और विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि इसका सर्वांगीण विकास होगा और जिले में इसका विकास किया जाएगा। सम्मानित सभी रीवा जिले के विधायकों से हमारा अनुरोध है, माननीय सांसद जी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से अपेक्षा है कि पुनः रीवा का यह ऐतिहासिक जो विभाग प्रोजेक्ट तैयार करता था उसको पुनः संचालित कराया जाना चाहिए। इसके लिए भवन व कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने चाहिए और भोपाल में साथ में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और इस विभाग को यहाँ तोड़ा नहीं जाना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।